बोले, सीतापति जी 2000 रुपए चाहिए, पुस्तक में लिख के दे दो, शहर जाना है मुझे, बाद में दे दूंगा। 2000 क्यों चाहिए? कल ही तो 2000 रुपए लेके गए थे ना आप, आज फिर आपको 2000 रुपए क्यों चाहिए? आप ना ज्यादा बको मत समझे, तुम्हारे जेब में से निकाल के थोड़ी ना दे रहे हो तुम सिर्फ एक नौकर हो। याद रखना, मेरे सामने ज्यादा उछलना मत, पहले 2000 रुपए दो फिर बात करना, समझ में आई बात मेरी? मेरे पास उतनी दौलत कहाँ से आएगी बेटा, सब आपकी ही दौलत है। लेकिन मैं क्या करूँ, आपके पिताजी मुझे बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको पैसे देने के लिए मना किया है। अब मना करने के बाद मैं कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? जब तक पिताजी नहीं कहते तुम नहीं दोगे पैसे? छोड़िए बेटा, मैं किसी तरह अपने आप संभाल लूंगा। ये लीजिए आपके पैसे। भूपति वहाँ से पैसे लेकर चला गया। कुछ देर बाद सीतापति, चलो खेत तक जाके आएंगे, कम से कम 2 दिन में एक बार तो खेती बाड़ी जाना चाहिए। चलिए बाबूजी, और बताइए सब कैसा चल रहा है? हाँ, वैसे आपको एक बात बतानी थी बाबूजी, आपके बेटे सुबह 2000 रुपए लेके गए, मैंने पुस्तक में लिख दिया है। मैंने कितनी बार बोला है कि उसको पैसे मत दिया करो तुम। बेटा आया, पूछा, पैसे लिखवा दिए। ऐसे थोड़ी नहीं होता सीतापति, हर बार सिर्फ यही बोलते रहते हो, दूसरा काम नहीं है? क्या करूं बाबूजी, आपको बोलने का समय नहीं देते हैं वो। अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे मारने पर तुल जाते हैं आपके बेटे, और मुझे अनाप शनाप बकते हैं। मैं आप दोनों के बीच में घिस रहा हूँ बस। समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे सही रास्ता दिखाऊं मैं। बोलने और समझाने पर भी वो जुए की लत नहीं छोड़ रहा है। हा, कितनी अच्छी हरियाली है, ये ठंडी हवाएं, ये चिड़ियों की आवाज, मजदूर काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं शहर गया था, कितनी भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। और तो और पता है, वहाँ पर लोग एक के ऊपर एक गाड़ी चला रहे थे, वो मोटर गाड़ियाँ और उनसे निकलने वाला धुआं। शहर में कितना प्रदूषण है सीतापति। आपने सही कहा, गांव की हरियाली और खुशहाली शहर में कैसे आ सकती है? वहाँ बस भागा दौड़ी चलती है, एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं पहचानता है मालिक। ये सब जानते हुए भी सभी लोग शहर जाने के लिए मर रहे हैं मालिक। हमारे गांव में भी सब लोग। सिंघिया, इधर आओ मेरे पास। कैसे हो सिंघिया? अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है ना? सब तैयार है ना? लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर बैठ के क्या करूँगा मालिक, घर में बाकी सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ आके काम करूँगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, और वो पैसे शादी में काम आए, इसीलिए काम कर रहा हूँ मालिक। तुम एक भले आदमी हो संज्ञा, ये लो कुछ पैसे, शादी में काम आएंगे तुमको। हाँ, जरा संभाल के रखना, 10,000 रुपए हैं, खेती बाड़ी में उलझ कर कहीं खो मत देना। इतने सारे पैसों का क्या करूँगा मालिक? वैसे इतनी जल्दी मैं इन पैसों को वापस भी नहीं कर सकूंगा मालिक। ये पैसे वापस देने के लिए नहीं है संज्ञा, तुम मेरे सबसे वफादार नौकर हो यहाँ पर, इसलिए दे रहा हूँ तुम्हें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इस प्रकार वो सिंघया को पैसे देकर गांव की चौपाल में आते हैं। नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं गोपी हूँ। अरे गोपी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। सुना है कि तुम आजकल शहर में पढ़ाई कर रहे हो, और कितने साल लगेंगे पढ़ाई में? और 1 साल लगेगा, पढ़ाई खत्म होती ही मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। इस लड़के को देखो सीतापति, यह भी हमारे भूपति की उम्र का लड़का है। देखो इसे, कितनी अच्छी से पढ़ाई कर रहा है ये। उसके तो माता पिता भी नहीं है। सच कहूँ तो इतना अच्छा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। जी हाँ मालिक, गोपी काफी वक्त से शहर में रह रहा है, वहाँ खूब पढ़ाई कर रहा है। छुट्टियों में गांव आके खेती बाड़ी करता है, उन्हीं पैसों से पढ़ाई करता है। मुझे कानों कान एक खबर भी मिली है, और गांव वालों का भी कहना है कि अपने छोटे मालिक कभी कभार इनकी सहायता भी करते हैं। क्या बात है, अपने भूपति को इतने अच्छे ख्याल भी आते हैं क्या? चलो शुक्र है। ऐसे अच्छे काम के लिए पैसे देना तो पुण्य का काम है ना सीतापति। वो खामखा पत्तेबाजी में पूरे पैसे नष्ट कर देगा मेरे। हैरानी की बात है। दोनों बचपन से जिगरी दोस्त है ना मालिक, बस इसीलिए छोटे मालिक गोपी की सहायता कर रहे हैं। इन सब के कुछ दिनों के बाद की बात है। गोपी खेत में काम कर रहा था। भूपति वहाँ से जाते हुए उसे देखता है। क्या रे गोपी, क्या हाल है? मैंने सुना तू परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और तू तो यहाँ पे काम कर रहा है। अरे हाँ,
तूने बिल्कुल ठीक सुना, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मगर उसके लिए पैसे तो भरने हैं ना, 500 रुपए भरने हैं। क्या रे गोपी, मुझे तो बोलता तू, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर देता। कहा था ना इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो तुम क्या इसी की बात कर रहे थे? जी हाँ, उस परीक्षा के लिए अब तक तुमने मेरी बहुत सहायता की है, फिर से मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, इसीलिए। चुप कर, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा बोलो। ये लो 500 रुपए। अब मुझे तुम यहाँ पर नजर मत आना, फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ और परीक्षा की तैयारी करो। गोपी से बात करने के बाद भूपति गांव के चौपाल की ओर बढ़ता है। तुम अब तक बहुत पैसे उधार ले चुके हो, जाओ और जाके पैसे लेकर आओ, तब यहाँ आके बैठना। क्या रे, क्या बकबक कर रहा है तू? मैं कभी भी तुम्हारा उधार चुकाना नहीं बोलता हूँ, समझे? केवल 4000 के लिए तुम मुझे पट्टी पढ़ा रहे हो। एक बात कान खोल कर सुन, कल सुबह तुम्हारा पैसे लाके मुंह पे फेंकूंगा, याद रखना मेरी बात को। चलो ठीक है, कल सुबह ही आना, फिर खाली पीली यहाँ बैठ कर हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या रे, आज तक तो कुछ भी नहीं बोला, आज क्यों ऐसे बात कर रहे हो? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तुम पैसे देने वाले नहीं हो, इसलिए उधार ले रहे हो। मुझे 4000, रामू को 2000, सत्या को 2000 देना है। आजकल सबसे उधार ले रहे हो और सबको चुकाने के बाद ही तुम यहाँ खेल सकते हो। घर पर मुझे कोई पैसे नहीं देगा, ये बात तुमको कौन बोला रे? रुको तुम, अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ। इसके बाद भूपति गुस्से में घर आता है। हे सीतापति, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, जाओ लेकर आओ। फिर से 10,000? छोटे मालिक, बाप रे, बड़े मालिक को बताए बगैर मैं आपको इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता हूँ मालिक, माफ कीजिए। देखो सीतापति, प्यार से बोल रहा हूँ, जाकर ले आओ, वरना क्या होगा मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला ना आपको उतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा। देखिए, आपके पिताजी भी आ गए, उन्हीं से पूछ लीजिए। क्यों, क्या हो रहा है ये? क्या झगड़ा है ये? आप दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? जी मालिक, वो छोटे मालिक मुझसे 10,000 रुपए मांग रहे हैं, मैंने देने के लिए मना कर दिया, बस इसीलिए। 10,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? पत्तेबाजी में उड़ाने के लिए, है ना? नहीं देंगे, जाओ जाओ तुम। क्यों नहीं देंगे? आपके बाद ये पूरी जमीन जायदाद मेरी है ना, इस पूरे जमीन जायदाद का मैं अकेला वारिस हूँ। इस जायदाद में से 10,000 के कोई मोल नहीं है। तुरंत मुझे 10,000 रुपए दे दो। बेटा, मेरे जीते जी तुम जायदाद की बात कर रहे हो, कितने बड़े हो गए तुम अब। 10,000 कोई मामूली रकम नहीं है। हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर की 2 साल की तनख्वाह है। तुम्हें पता भी है 10,000 रुपए कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? कुछ करते तो हो नहीं, सिर्फ मांगते रहते हो। मैं ये सब जानता हूँ, अभी कभी आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं तो मेरी इज्जत कचरे में मिल जाएगी, मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं बचेगा। अच्छा, पत्तेबाजी के वक्त ये याद नहीं आया तुमको? अगर तुम ऐसा करोगे, ऐसे पैसे खर्च करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा पूरी जायदाद मिट्टी में मिल जाएगी। वो सब मालूम नहीं पिताजी, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और इस प्रकार से भूपति अपने पिता से झगड़ा करके 10,000 रुपए लेकर चला जाता है। और इस प्रकार घर से पैसे लेना अब उसकी आदत बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद भूपति के पिता की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी। देखना सीतापति, भूपति अभी भी अय्याशी कर रहा है, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए उसने। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो पूरी जायदाद मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगा सब, तो मुझे इसका समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं मालिक, हम लोग तो उनकी वो बुरी आदत भी नहीं बंद करवा पा रहे हैं, कैसे भी उनकी आदत छुड़वानी ही पड़ेगी। मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता हूँ, इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है मेरे पास, तुम यहीं रुकना। और इसके बाद अंदर जाकर धर्मन्ना अंदर जाकर पैसे से भरी थैली लाता है। ये लो, इसमें 25,000 रुपए हैं, तुम गांव लेकर चले जाओ और वहां जाकर सुकून से अपनी जिंदगी बिताना। फिर कभी भी इस गांव में कदम मत रखना। तुम हम दोनों बाप बेटे के बीच अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? जाओ तुम। ये क्या है मालिक, ये सब आप आखिर क्यों कर रहे हैं? छोटे मालिक की आदत से मेरी नौकरी का क्या लेना देना? अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए ये तुम्हें 25,000 रुपए दे रहा हूँ मैं। फिर से कह रहा हूँ, तुम ये गांव अभी कभी छोड़कर चले जाओ, फिर इस गांव में कदम मत रखना। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को मान लो, आगे की जिंदगी तुम सुकून से बिता सकते हो। आप इतना सोच समझ कर बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ मालिक। मैं ये गांव छोड़कर अभी जाता हूँ मालिक। सीतापति के चले जाने के बाद धर्मन्ना अगली सुबह होते ही शहर में रहने वाले उसके एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है।
और उसे सारी कहानी बताता है। ठीक है, तो फिर क्या करने के लिए सोचा है? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? और क्या, मैं अपना घर, जमीन जायदाद को बेचना चाहता हूँ और सुकून से अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ मैं बस। सारी जायदाद को बेचकर रकम बनाकर तुम्हारे पास रखोगे तो भी वो नहीं टिकेगी। उसे भी तुम्हारा बेटा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है। नहीं दोस्त, मैं वो पूरी रकम को इकट्ठा करके उसको सोने में बदल दूंगा। फिर सोने की मटकी को घर के पीछे के आंगन में दफना दूंगा। समय आने पर वो मटकी अपने बेटे भूपति को दे दूंगा। लेकिन वो अगर ऐसे ही करता रहा तो फिर वो सारी जायदाद को कहीं का नहीं छोड़ेगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसी डर की वजह से मैं आज ये सब कुछ करने जा रहा हूँ। तुमने ये सारा प्लान मेरे अलावा किसी और को बताया है क्या? मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा और किसी पर है भी नहीं दोस्त। ऊपर से जो मेरा बेटा है वो तुमको जानता तक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी सारी जायदाद को बेचकर हमें सिर्फ सोना बनाना है ना? ठीक है, कल ये काम कर देंगे। और इसके बाद धर्मन्ना अपना घर और थोड़ी सी जायदाद बचाकर रख लेता है और बाकी के जायदाद को सोने में बदल लेता है और उसे एक मटके में रखकर कहीं छिपा देता है। अरे वाह, अब तो भूपति को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अब मैं इसको घर के पीछे के आंगन में दफना देता हूँ। जब भूपति पूरी तरह से ये जुए का काम बंद कर देगा तब सही वक्त आने पर इस सोने की मटकी के बारे में मैं भूपति को सब कुछ बता दूंगा और वो अपनी जिंदगी अच्छे से काट लेगा। और इसके बाद से भूपति का हर रोज पैसों के लिए अपने बाप से पूछना, धर्मन्ना का इनकार करना और दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। भूपति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसके दोस्त सट्टा खेलने के लिए उसे अपने पास बैठने भी नहीं देते थे और इधर धर्मन्ना की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। अब मेरा क्या होगा? धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य भी बहुत कमजोर पड़ रहा है अब तो, और ऐसा लगता है भूपति भी अब जुए से बाहर आ रहा है। इसलिए मैं कल ही उसको सोने की जो मटकी है उसके बारे में भूपति को सब कुछ बता दूंगा। इससे शायद उसे अच्छा लगे। मगर अगले दिन की बात है, इसके पहले कि वो अपने बेटे को सब कुछ बता पाता उसकी अचानक देहांत हो गई। इधर भूपति अपने पिता के देहांत से बुरी तरह से पछताने लगता है और फूट फूट कर वो रोना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो गांव के चौपाल की ओर जाता है। क्या हुआ भूपति, आजकल तुम जुआ खेलने नहीं आ रहे? हमें देखकर डरने लग गए हो क्या? देखो, मैंने अभी जुआ खेलना बंद कर दिया है। खेतीबाड़ी की देखभाल कर रहा हूँ मैं। अभी तो जुआ खेलने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है। क्या हुआ रे डरपोक, अब तुम्हारे पिता तुम्हें पैसे नहीं दे रहे इसलिए जुआ खेलना बंद कर दिया क्या? और वैसे अब तो सारी की सारी जायदाद तुम्हारी ही तो है ना? और अब तो तुम्हें जुआ खेलने के लिए कोई रुकावट भी नहीं है। एक बार अपनी किस्मत आजमा के देख लो, क्या पता बदल जाए। उसके दोस्त उसे फिर से जुआ खेलने के लिए उकसाते हैं। भूपति भी उनकी बात मानकर फिर से जुआ खेलना शुरू कर देता है। एक दिन जुए में वो अपना सब कुछ हार बैठता है। क्या है ये? मुझे जुआ खेलना एकदम नहीं जम रहा है। कितनी बार भी खेले तो भी सब कुछ नष्ट हो ही जाता है जुए में। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के लिए खेत बेचना पड़ेगा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार भूपति एक दिन अपना खेत बेच देता है और सारे पैसों को वो जुए में लगा देता है और हार जाता है। अब फिर कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा मैं अच्छी तरह से अपनी खेतीबाड़ी की देखभाल कर रहा था। वो रायडू की बातों में आकर सारी जायदाद को खो दिया है मैंने। अब तो खेतीबाड़ी करने के लिए मेरे पास खेत भी नहीं बचा। अब तो बस एक खाली मकान है। इस मकान को बेचकर मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा खेत खरीद लेता हूँ और खेती करके अपना जीवन बिताऊंगा। भूपति अपना घर बेचने का मन बना लेता है। घर बेचने वाली बात गांव में पूरी तरह से फैल जाती है। गोपी बेटा, कैसे हो? मैंने सुना है पढ़ाई पूरी करके तुम नौकरी लग गए हो। क्या काम कर रहे हो? सरकारी नौकरी काका, 3 साल हो गए। अब तो बदली भी हमारे गांव के पास हो गई। भूपति को देखने का मन कर रहा था इसीलिए आ गया। ठीक है, मगर अब भूपति के हाल तुमसे देखे नहीं जाएंगे। जमीन जायदाद सब खत्म हो गया। पुरखों का दिया हुआ घर बचा है
सुनने में आया है कि वो भी बेचने जा रहे हैं। उसने जुआ खेल खेल कर सब खो दिया है बेटा। अरे ऐसे होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे अभी कभी भूपति से मिलना है, चलता हूँ काका। इसके बाद गोपी वहाँ से भूपति से मिलने के लिए चला जाता है। मुझे सब पता चल गया भूपति, क्या तुम अपना घर बेचने जा रहे हो? क्या करूं दोस्त, अब कुछ भी काम करने के लिए या कारोबार करने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना पास में। खेत खरीदने का सोच रहा हूँ, मगर उसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए घर बेचना पड़ रहा है। जो पैसे आएंगे उससे छोटा मोटा खेत खरीद लूंगा और उस खेत में खेती करके अपना जीवन बिताऊंगा। तुम्हें जमीन खरीदने के लिए पैसे मैं दूंगा, ये घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस घर में ही रहो। इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हारे से मुफ्त में कैसे ले सकता हूँ मेरे दोस्त, वो बात मुझे पसंद नहीं है। एक काम करेगा, तुम ये घर खरीद लो, मुझे पैसे दे देना, फिर उन पैसों से मैं छोटी मोटी जमीन खरीद लूंगा। बचपन से मेरी इतनी मदद की है, मेरा यकीन मानो आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। और तो और तुम्हारी मदद करना मेरा सौभाग्य है। जो भी पैसे दे रहा हूँ चुपचाप ले लेना। तो फिर एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे घर के पीछे जो आंगन है वो तुम्हें बेचता हूँ, उसे तुम खरीद लेना, उसके बदले में तुम मुझे कुछ पैसे दे देना और उन पैसों से मैं खेती बाड़ी कर लूंगा। इतना कहने पर भी तुम मान नहीं रहे हो। ठीक है, वो जगह मुझे दे देना, मेरी भी अभी गांव के पास ही बदली हो गई है। तुम्हारे घर के पीछे मैं घर बना लूंगा, तब हम आस पास में ही रहेंगे। मगर इसके लिए मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखना चाहूँगा, तुम जुआ खेलना बंद कर दोगे? मैं तुमको वचन दे रहा हूँ गोपी, मेरा यकीन करो, अब जिंदगी में कभी भी उस तरफ आंख उठा कर नहीं देखूंगा। इसके बाद भूपति गोपी के दी हुई रकम से जमीन लेकर उसमें खेती बाड़ी करना शुरू करता है। सुनिए छोटे मालिक, कल से मैं आपके पास काम करने के लिए आऊँ क्या? बड़े मालिक के गुजर जाने के बाद मैं शेरशाह के पास काम कर रहा हूँ। अब वो काम मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अरे जरूर आइएगा, आप जैसे लोग मेरे पास रहेंगे तो मुझे तरक्की करने में और ज्यादा आसानी होगी, है ना? इसके बाद भूपति खेती बाड़ी करते हुए बड़े आराम से अपना जीवन काट रहा था। गोपी भूपति से लिए हुए जगह पर मकान बनाने का सोचता है और जल्द ही वो अपना काम शुरू करता है। ये क्या है, इतना कठोर लग रहा है? गोपी बाबू सुनिए तो, यहाँ जमीन के अंदर कुछ न कुछ तो है, जरा आप आकर देखिए। वैसे तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, यहाँ पर कुछ तो है। हाँ हाँ रुको रुको, वहाँ पर कुछ न कुछ तो है, उसे बाहर निकालना। इसके बाद वो उस मटकी को बाहर निकालता है। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के, जरूर भूपति के पूर्वजों ने इन सिक्कों को मिट्टी में गाड़ा होगा। तुरंत मैं इनको भूपति के पास ले जाता हूँ। इसके बाद गोपी उस मटकी को लेकर भूपति के पास पहुँचता है और उसे सब कुछ बताता है। देखो भूपति, ये पूरी जमीन तुम्हारी है, तो ये सोने के सिक्के भी तुम्हारे हैं, ले लो। नहीं दोस्त, ये जमीन मैंने तुमको बेच दी है, ये तुम्हारी है और उस हिसाब से ये सोना भी तुम्हारा है। और इसके बाद उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी वहाँ पर धर्मन्ना का दोस्त आता है। आप लोग झगड़िए मत, वो सोना वहाँ कैसे आया मैं बताता हूँ। इसके बाद वो भूपति को सारी बातें अच्छे से समझाता है। तुम्हारे पूरी तरह बदलने के बाद तुम्हें ये मिलना चाहिए था, ये तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए ही उन्होंने ये सारे सोने के सिक्के जमीन में गाड़ दिए। अब इन सोने के सिक्कों पर पूरी तरह तुम्हारा अधिकार है। इसके बाद भूपति उसे मिले सोने के सिक्कों से कुछ सिक्के निकाल कर बहुत अच्छा घर बनाता है और उसका आधा हिस्सा गोपी को दे देता है। बाकी के सिक्कों को अच्छी तरह संभाल कर रख लेता है और खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताता है।